हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स 2026 बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो अब आप लोगों को अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजीज बना लेनी चाहिए एंड रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करते रहना चाहिए। बार बार अगर आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तभी जाके आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड आपको चीज़ें याद रहेंगी। आज का टॉपिक होने वाला है इमरजेंसी प्रोविजंस। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करता है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी अब नॉर्मल सिचुएशन से डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस आर अवेलेबल इन द पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। एंड बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या करते हैं, दे अनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जैसे कि अगर कोई वॉर हो गया इंडिया के साथ या कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, ऐसी अबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड कराए जाते हैं कि ऐसी सिचुएशंस जब हो तो हमारे पास डिटेल्ड में हमें चीज़ें पता हो कि कैसे क्या करना है, क्या किसकी पावर्स रहने वाली हैं, ताकि उस टाइम पे इफेक्टिवली चीज़ों को हैंडल किया जा सके। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस का एम, उनका रैशनल ये होता है कि सेफगार्ड हो सके सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी और उसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ, इन सारी चीज़ों को सेफगार्ड कर सकें, सिक्योर कर सकें। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली एक इमरजेंसी के ड्यूरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट बिकम्स ऑल टू पावरफुल। सारे के सारे प्रोविजंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं एंड स्टेट जो है वो गोज इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। स्टेट को सारी डायरेक्शन सेंटर की माननी पड़ती हैं, वो उनके टोटल कंट्रोल के अंदर चली जाती हैं। बेसिकली जब इमरजेंसी लागू होती है तो वो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तीन तरीके की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की जाती है। पहली है इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन अंडर आर्टिकल 352। इसे हम नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए यूज करता है टर्म प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इस इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए ये टर्म यूज की जाती है। सेकंड है हमारी इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 356। इसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए इमरजेंसी का टर्म यूज नहीं करता है। बेसिकली इसको वो प्रेसिडेंट्स रूल कहता है। दूसरे टर्म्स स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज थिंकर्स वगैरह ने इसको दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब इन्हीं तीनों इमरजेंसीज को हम डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के क्या वो ग्राउंड्स होते हैं जिन पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 352 कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी। कब? व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इट, या तो पूरी कंट्री की या उसके किसी पार्ट पे, इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर। ये तीन हेड्स है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अगर इन तीनों चीजों से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया को थ्रेटनिंग होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है बेसिकली इवन बिफोर द अकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन इमरजेंसी लागू कर सकते हैं इफ ही सेटिस्फाइड कि कोई एमिनेंट डेंजर है इन चीजों का। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस भी दे सकते हैं इमरजेंसी के। इसका मतलब ये होता है कि चाहे ऑलरेडी एक प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी की, एक ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी है, उसके साथ साथ सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट एक और इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविजंस कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स ने ऐड किए हैं। जरूरी है कि हम इन अमेंडमेंट एक्ट्स को याद रखें। ठीक है, पहला अगर हम देखें तो इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। मतलब कि बाहर से आ रहे हैं लोग, बाहर से वॉर हो रही है, दूसरी कंट्री कर रही है। एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई एग्रेशन हो रहा है कंट्री पे। सेकंड इज इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। ये होती है इंटरनल इमरजेंसी, मतलब कि इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो होती है वो या तो पूरे इंडिया पे अप्लाई करी जा सकती है या फिर आइदर एनी पार्ट ऑफ इंडिया पे कर जा सकती है, या तो इंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट।
जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, इसने बेसिकली प्रेसिडेंट को अलाउ किया कि आप लिमिट कर सकते हो इमरजेंसी को टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पूरे कंट्री में इमरजेंसी लागू की जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया में या फॉर एग्जांपल एक स्टेट में इमरजेंसी लागू की जाए। ठीक है, ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन करता था द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अभी है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन की जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म जो है वो यूज किया जाता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने सब्स्टिट्यूट कर दिया आर्म्ड रेबेलियन को फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को कब प्रोक्लेम कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी कब लागू कर सकते हैं, ओनली आफ्टर द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, आर्टिकल 352 जो है टर्म कैबिनेट को मेंशन भी करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो सकती है ओनली ऑन द कॉन्करेंस ऑफ कैबिनेट एंड नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर अलोन जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर सकते कि आप इमरजेंसी लगा दो। सारी कैबिनेट की सहमति होगी और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, तभी जाके प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, दिस सेफगार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये, ताकि एलिमिनेट करी जा सके पॉसिबिलिटी कि प्राइम मिनिस्टर अलोन इस डिसीजन को ले सके। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब 1975 से 77 तक उन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी, तो उन्होंने अपने कैबिनेट को कंसिडर नहीं किया था। उस इमरजेंसी के बाद काफी सारे प्रोविजंस जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज करे गए एंड ये सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए ताकि अगली बार वैसी सिचुएशंस इस कंट्री को देखने को ना मिले। ठीक है, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो है इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि कोर्ट्स इसको इंक्वायर नहीं कर सकते, कोर्ट्स इसको रिव्यू नहीं कर सकते। ये प्रोविजन डिलीट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी ऐसा प्रोक्लेमेशन है वो चैलेंज किया जा सकता है, कोई भी मतलब ऐसी इमरजेंसी है उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, या फिर डिक्लेरेशन जो है वो होली एक्सट्रेनियस था या फिर इररिलेवेंट फैक्ट्स पे बेस्ड था। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है इमरजेंसी पे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हेडिंग है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, मतलब जो इमरजेंसी लगाई जाएगी, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्या टाइम फ्रेम है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये फैक्ट्स ना आपको याद रखने पड़ेंगे, चाहे तो आप इनके अलग से नोट्स बना सकते हैं या मैं जो नोट्स दूंगा उन्हीं में आप इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज ये चीजें एग्जाम में स्टेटमेंट बेसिस में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो इसका पीरियड था अप्रूवल का वो 2 मंथ्स था, बट इट वॉज रिड्यूस टू 1 मंथ बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऐसे टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो रखी है, या फिर डेजोल्यूशन भी उस टाइम पे होता है, वो 1 मंथ के अंदर होता है जिसके अंदर लोकसभा को उसे अप्रूव करना होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में प्रोक्लेमेशन जो है वो सर्वाइव तो करेगा इसकी, बट कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन, कि पहला, मीन टाइम में जब तक लोकसभा डिसॉल्व है राज्यसभा ने उसे अप्रूव कर दिया, फर्स्ट। सेकेंड इज कि लोकसभा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होके आएगी अपनी पहली सिटिंग से लेके 30 डेज का टाइम फ्रेम होगा उनके पास उस इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते ही ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए बोथ हाउसेस अगर अप्रूव कर देते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को, उसके बाद इमरजेंसी जो है कंटिन्यू करती है फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम, और एक्सटेंड करी जा सकती है टू एन इनडेफिनेट पीरियड। मतलब कोई लिमिट नहीं है, इमरजेंसी कितने भी टाइम के लिए एक्सटेंड करी जा सकती है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ हो सकती है ये चीज एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा इमरजेंसी को एक्सटेंड करने के लिए, और अगर हर 6 महीने पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है तो एक इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इसको कंटिन्यू करा जा सकता है। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। प्रोक्लेमेशन ऑफ फॉर इमरजेंसी या उसकी कॉन्टिनेंस के लिए कोई भी प्रोक्लेमेशन होता है, इट मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हमने डिस्कस करा था पहले भी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इतना आसान नहीं होता प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और उसकी कॉन्टिनेंस के लिए अप्रूवल लेना, बट इट हैज टू बी डन बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन भी जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया था। तो आप इसको इस तरीके से याद कर
सकते हैं कि बेसिकली कोई भी सेफ गार्ड वाली चीज है जहां पे थोड़ा सा पावर्स को लिमिट किया जा रहा है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं दे दी जा रही है सेंटर को, वहां पे 44th अमेंडमेंट एक्ट ने उसे ऐड किया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है वो डिक्टेटर ना बन पाए एंड बिल्कुल सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ना कर पाए, आर्बिट्ररी एक्शंस ना ले पाए, ठीक है। अगर हम देखें रेवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट बेसिकली रिवोक करते हैं इमरजेंसी को एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। इस रेवोकेशन के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, इट कैन बी डन विदाउट इट। अगर लोकसभा कहती है कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए और वो एक प्रोक्लेमेशन पास कर रही है, तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट एक्ट ऑन हिज ओन। पहले लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं होता था इस मैटर पे, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविजन डाला एंड उसके बाद से प्रेसिडेंट को माननी पड़ती है उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक और चीज प्रोवाइड करी कि अगर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक रिटन नोटिस दे देते हैं स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन में नहीं है, तो एक स्पेशल सिटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी विद इन 40 डेज। किस चीज के लिए? टू कंसिडर कि डिसअप्रूव करना है प्रोक्लेमेशन को कॉन्टिन्यूएंस के या फिर नहीं, क्या इमरजेंसी को चलने देना है या फिर उसको वहीं पे रिवोक करना है, इस चीज के लिए, ठीक है। अब रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल एंड रेजोल्यूशन फॉर कॉन्टिन्यूएंस दो अलग अलग चीजें होती है। एक में डिसअप्रूव कर रहे हैं वो इमरजेंसी को कि इसको नहीं रखना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, एक में वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं इमरजेंसी को। इसमें फर्क क्या होता है? डिसअप्रूवल वाली चीज में इट हैज टू बी पास्ड बाय ओनली लोकसभा, कॉन्टिन्यूएंस वाली चीज में has to be passed by both houses of the parliament। डिसअप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है एंड कॉन्टिन्यूएंस वो स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के ऑन द कंट्री, ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑन द फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या चीजों को इफेक्ट करती है इमरजेंसी, ठीक है। पहला हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो इसे हम 3 हेडिंग में कवर करेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। एग्जीक्यूटिव के टाइम पे तो बेसिकली सेंटर जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करके डायरेक्ट कर सकता है कि स्टेट किस तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेगा, मतलब कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रल का, ठीक है। रिगार्डिंग एनी मैटर, किसी भी मैटर से रिलेटेड वो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज कीजिए एंड इस तरीके से ना कीजिए, ठीक है। स्टेट्स जो है वो कंप्लीट कंट्रोल में चली जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड बट वो सस्पेंड नहीं होती हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, बेसिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है एंड लेजिस्लेटिव पावर्स जो है स्टेट की वो सस्पेंड नहीं की जाती, बट एक ओवरराइडिंग पावर दे दी जाती है पार्लियामेंट को कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है एंड स्टेट कोई लॉ बना रहा है तो जो पार्लियामेंट का लॉ होगा ड्यूरिंग इमरजेंसी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द स्टेट लॉ, उसको ओवरराइडिंग पावर्स दी जाएंगी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे केसेस में यूनिटरी बन जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं आफ्टर 6 months जब इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत सारे एंड इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट देके ये चीज पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो कितने टाइम बाद इनऑपरेटिव होती है, कितने टाइम में अप्रूवल आता है, ये सारी चीजें बहुत माइन्यूट तरीके से मतलब आपको बार बार रिवाइज करके याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आगे देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कहा कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो इट डज नॉट एक्सटेंड ओनली टू द स्टेट वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, बट वो किसी भी स्टेट पे जो है एप्लीकेबल हो सकते हैं, सिर्फ उस स्टेट पे जरूरी नहीं है जिसके अंदर इमरजेंसी है, किसी भी और स्टेट पे एप्लीकेबल हो सकते हैं ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी पीरियड, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल रिलेशंस हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में देखा था कि किस तरीके से सेंटर जो है रेवेन्यूज प्रोवाइड करता है, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपस में सारी चीजें, तो प्रेसिडेंट उसको मॉडिफाई कर सकता है। कैसे? बेसिकली वो रिड्यूस कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं कोई भी फाइनेंस का ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी मॉडिफिकेशन जो प्रेसिडेंट करेंगे इस ड्यूरेशन में फाइनेंशियल रिलेशंस में, तो वो कंटिन्यू होगी टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में इमरजेंसी cease to operate हो रही है। Every such order of president should be laid down before the House of Parliament related to the financial relations, ठीक है। अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट होता है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पे। बेसिकली जो लाइफ होती है लोकसभा की नॉर्मली 5 साल की होती है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी नॉर्मल टर्म से इमरजेंसी की ड्यूरेशन में
बाय पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट एक लॉ बना के उसको एक्सटेंड कर सकता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम एंड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब कोई ऐसे बार नहीं है कि इतनी बार ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब कितनी भी बार आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट ओनली 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। अब एक्सटेंशन जो है इट कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी लोकसभा की टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखें तो फिफ्थ लोकसभा जो थी वो 1971 से लेके 1977 तक चली थी, 2 बार इसको एक्सटेंड किया गया था, मतलब 76 में किया हुआ एंड 77 में। अब सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर का होता है कि पार्लियामेंट जो है वो नॉर्मल टेन्योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्सटेंड कर सकता है बाय 1 ईयर एट अ टाइम, किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। एंड ये भी सब्जेक्ट होती है 6 मंथ्स के प्रोविजन के लिए कि अगर इमरजेंसी सीज हो गई है तो उसके 6 मंथ्स बाद ये चीज इनऑपरेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट ही एक्सटेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर को भी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर खुद नहीं करती है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में। इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 358 एंड 359। 358 जो है आर्टिकल, इट डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बेसिकली आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर 6 राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन आ रहा है तो राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, कोई सेपरेट ऑर्डर पास नहीं करना पड़ता उनकी सस्पेंशन के लिए, ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाते हैं। राइट टू फ्रीडम के 6 आर्टिकल्स उस टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। जिस टाइम पे इमरजेंसी टेक प्लेस करती है तो स्टेट को फ्री कर दिया जाता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन से जो कि इंपोज होती थी आर्टिकल 19 के थ्रू। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जो कि टेक अवे कर रहे हैं या फिर अब्रेज कर रहे हैं द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। और इस ड्यूरेशन में अगर स्टेट कोई ऐसे लॉज बनाता भी है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तो बाद में जाके कोई रेमेडी भी अवेलेबल नहीं होती उस चीज के लिए। बाद में जाके कोर्ट को उस चीज के लिए नहीं कह सकते कि हमारे इस ड्यूरेशन में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया था तो रेमेडी प्रोवाइड किया, तो कोई भी रेमेडी एप्लीकेबल नहीं होती। बेसिकली जैसे ही इमरजेंसी रुकती है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाता है आर्टिकल 19। और कोई भी लॉ अगर इस ड्यूरेशन में बनाया जाता है दैट आल्सो सीजेस टू हैव इफेक्ट, मतलब वो भी इनऑपरेटिव हो जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया है स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 इन 2 वेज। बेसिकली इसने कहा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 ये सस्पेंड होंगे ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि 6 फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 19 ये सस्पेंड होंगे ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोविजन इसने प्रोवाइड किया था कि ओनली दोज लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन रिलेटेड टू द इमरजेंसी, सिर्फ ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। कोई और अदर लॉज विच आर पास ड्यूरिंग दिस टाइम वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उन अदर लॉज को, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें अंडर आर्टिकल 359 ये डील करता है विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली आर्टिकल 359 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब बेसिकली फंडामेंटल राइट्स तो खुद सस्पेंड नहीं होते, उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है इस टाइम पे। मतलब राइट टू सीक रेमेडी, जाके रेमेडी लेना वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, वो चीज सस्पेंड हो जाती है कि आप रेमेडी नहीं ले सकते, ठीक है। अब बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होता है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड होते हैं कि इन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का सस्पेंशन होगा। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, तो प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन करेंगे, सिर्फ वही फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट सस्पेंड करी जाएगी, ठीक है। सस्पेंशन जो है इनकी वो बेसिकली पूरी ड्यूरेशन के लिए भी करी जा सकती है इमरजेंसी के, कि जब तक इमरजेंसी चल रही है, या फिर शॉर्टर पीरियड के लिए भी करी जा सकती है। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट्स ऑर्डर में मेंशन्ड होंगी। सस्पेंशन जो है पूरी कंट्री पे भी एप्लीकेबल हो सकती है या फिर पार्ट ऑफ इट पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। बेसिकली जो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर है इट हैज टू बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उनके अप्रूवल के लिए। जब कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में है तो स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है एंड अब्रिज कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा सकता है। और ऐसा कोई भी लॉ
ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। ऐसे ही इमरजेंसी स्टॉप होती है, सीज करती है, वैसे ही ये लॉज जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, ये भी सीज कर जाते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगेन, इसने रिस्ट्रिक्ट किया स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन टू वेज। बेसिकली प्रेसिडेंट सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 के अंदर आता है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जैसे कि डबल जेओपार्डी के लिए होता है, एंड राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, ये हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। एंड आर्टिकल 21 जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, दे रिमेन इन फोर्स इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब इन दोनों आर्टिकल्स को कुछ नहीं होता है, ये रिमेन करते हैं। इनको बेसिकली इन्हीं दोनों आर्टिकल्स को स्टेट प्रेसिडेंट ये लोग वायलेट नहीं कर सकते कोई भी लॉज बना के, इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर सकते हैं। अब कोई भी लॉज बने, एग्जीक्यूटिव एक्शंस बने रिलेटेड टू इमरजेंसी, वो तो प्रोटेक्ट होते हैं, दूसरे लॉज को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359, तो बेसिकली आर्टिकल 358 जो है वो कन्फाइंड है टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। 359 ऑन द अदर हैंड सारे फंडामेंटल राइट्स पे एक्सटेंड करता है, और बेसिकली उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड होती है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 358 के अंदर ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 19 वाले फंडामेंटल राइट्स का। 359 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, स्पेसिफाइड होते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट सस्पेंड हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 358 ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में, दैट इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में अप्लाई करता है, वाइल 359 जो है ऑपरेट्स बोथ इन इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। 358 जो है वो सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब पूरी इमरजेंसी की ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड करता है चीजें। लेकिन 359 जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उसके लिए सस्पेंड करता है। आर्टिकल 358 जो है एक्सटेंड्स टू द इंटायर कंट्री, 359 जो है या तो इंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। 358 कंप्लीटली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को, बट आर्टिकल 359 इट कैन नॉट सस्पेंड आर्टिकल 20 एंड 21, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब कितनी बार डिक्लेरेशन हुई है नेशनल इमरजेंसी की? इट हैज बीन डिक्लेयर्ड 3 टाइम्स, 1962 में, 1971 में एंड 1975 में। बेसिकली पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी अक्टूबर 1962 जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था नेफा रीजन में, जो कि अब अरुणाचल प्रदेश है। टिल 1968 एक ये इमरजेंसी कंटिन्यू हुई थी। तो एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है पाकिस्तान से जब हमारा वॉर हुआ था 1965 में, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, यही वाला कंटिन्यू हो गया था, ठीक है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने अटैक हुआ तो सेकंड बार इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। अब ये सेकंड वाली इमरजेंसी जब ऑलरेडी ऑपरेशन में थी, उसके साथ साथ थर्ड प्रोक्लेमेशन उसी टाइम पे इमरजेंसी की गई इन 1975, ठीक है। मतलब कि सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही है बट उसके साथ साथ सब्सिक्वेंटली एक और इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया। दोनों सेकेंड एंड थर्ड जो है वो रिवोक करी इन 1977 मार्च, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड प्रोक्लेमेशन जो थी चाइना और पाकिस्तान के टाइम पे, वो तो थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो थी इट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी थी इंडिया की। इसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस की डिफीट हो गई थी, जनता पार्टी केम टू पावर और उन्होंने शाह कमीशन को अपॉइंट किया इसी चीज में इन्वेस्टिगेट करने को कि क्या इमरजेंसी की जरूरत थी भी या नहीं। कमीशन ने कहा कि इमरजेंसी की डिक्लेरेशन जो है इट वाज नॉट जस्टिफाइड। अब इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस लाए गए थे उन सबको हटाने के लिए, सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लाया गया। सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो हमारी वो है प्रेसिडेंट्स रूल। स्टार्ट करते हैं इसकी ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन से, ठीक है। आर्टिकल 355 बेसिकली इंपोज करता है एक ड्यूटी ऑन द सेंटर कि वो इंश्योर करे कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट चलनी चाहिए, ये ड्यूटी प्रोवाइड करता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 356 जो है इट बेसिकली स्टेट्स की सेंटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट को इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन नहीं कर पा रही स्टेट तो सेंटर कैन टेक फुल कंट्रोल। इसी चीज को हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट रूल जो है प्रोक्लेम किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। दिस इज द आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट रूल। दो ग्राउंड्स होते हैं इसके। पहला तो 356 इटसेल्फ, ये एम्पावर करता है बेसिकली प्रेसिडेंट को एक
इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लाने के लिए, इफ ही सेटिस्फाइड कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पे गवर्नमेंट जो है इट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज प्रेसिडेंट जो है गवर्नर्स रिपोर्ट पे भी कर सकते हैं, एंड इवन विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट भी ये चीज करी जा सकती है। आर्टिकल 365 इज द सेकंड ग्राउंड फॉर इट। अगर एक स्टेट फेल कर जाती है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि स्टेट जो है इट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी इंपोज करी जा सकती है। अब देखते हैं इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन का क्या प्रोसेस रहता है। बेसिकली प्रेसिडेंट्स रूल जो है या स्टेट इमरजेंसी जो है इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। टाइम फ्रेम इसका रहता है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है। सेम इसमें भी ये प्रोविजन है कि इस अगर मान लीजिए लोकसभा उस ड्यूरेशन में डिसॉल्व होती है, या फिर वो जो 2 months का पीरियड है उस टाइम पे लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, दो कंडीशंस होती हैं प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए। पहला कि राज्यसभा ने मीन टाइम में उसे अप्रूव कर दिया है। सेकंड इज कि लोकसभा जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होके आ रही है अपनी पहली सिटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर उसे उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा। अगर बोथ द हाउसेस अप्रूव कर देते हैं उसको, तो प्रेसिडेंट रूल जो है इट कंटिन्यूज फॉर 6 months, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month, मतलब कि 3 साल मैक्सिमम हम इसको लगा के रख सकते हैं। विद एवरी 6 months हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का। नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं था, वो एक इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू हो सकती थी। स्टेट इमरजेंसी के केस में 3 साल मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है। अब अगर बेसिकली वो जो एवरी 6 months वाला पीरियड है जहां पे हमें अप्रूवल लेना है, उस टाइम पे भी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या फिर उस टाइम पे डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो जाता है लोकसभा का, तो विद इन 30 डेज ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग उसको अप्रूव करना पड़ेगा, एंड मीन टाइम में राज्यसभा को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से वो भी सब्सिक्वेंट अप्रूवल उसका पास हो जाएगा। अब एवरी रेजोल्यूशन, चाहे वो प्रोक्लेमेशन का हो चाहे वो कॉन्टिन्यूएंस का हो, इट हैज टू बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोई भी एक हाउस इसको पास कर सकता है ओनली बाय अ सिंपल मेजोरिटी। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन और उसकी कॉन्टिन्यूएंस के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, या तो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के सिंपल मेजोरिटी से ये पास किया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बेसिकली एक रिस्ट्रेंट दिया पार्लियामेंट पे, क्या, बियॉन्ड 1 year प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू एंड एक्सटेंड बाय 6 months ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी जाके प्रेसिडेंट रूल जो है बियॉन्ड 1 year हर 6 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या है वो कंडीशंस? कि एक प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट, कि नेशनल इमरजेंसी कहीं तो एग्जिस्ट कर रही है तभी वो कंटिन्यू होगा, या फिर इलेक्शन कमीशन अगर सर्टिफाई कर दे जनरल इलेक्शंस जो है वो कराए ही नहीं जा सकते ड्यू टू सम डिफिकल्टीज। इन्हीं दोनों कंडीशंस पे एक्सटेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल को बियॉन्ड 1 year, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने रेज द पीरियड ऑफ 6 months टू 1 year, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अगेन रिड्यूस्ड द पीरियड टू 6 months, मतलब कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने जो एक्सटेंशन पीरियड था वो 1 साल कर दिया था, बट 44th ने अगेन रिड्यूस कर दिया उसको कि 6 महीने में ही आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रोक्लेमेशन जो है प्रेसिडेंट रूल का, इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। एक और प्रोक्लेमेशन देखे विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के? बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है ऐसी सिचुएशंस में। कोई भी स्टेट का फंक्शन है या फिर कोई भी पावर्स वेस्टेड है गवर्नर में या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में, वो प्रेसिडेंट अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स होती है वो पार्लियामेंट को दे सकते हैं कि आप इसको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है रिलेटेड टू एनीबॉडी एंड एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। बेसिकली अब जिस टाइम तक स्टेट इमरजेंसी चलती है या फिर प्रेसिडेंट रूल चलता है, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर सकते हैं, यानी कि स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर उनको वो डिसमिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नर जो होता है वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कैरी करता है वो विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, या फिर कोई भी एडवाइजर्स अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उनके साथ मिलकर गवर्नर स्टेट का ख्याल रखता है ऑन द एडवाइस एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब प्रेसिडेंट जो है ही कैन आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि यहाँ तो डिसमिस करते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में या तो वो सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट मीनवाइल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स को पास करता है, स्टेट बजट को पास करता है, कोई भी इफेक्ट इसका स्टेट के फंडामेंटल राइट्स पे सिटीजन के नहीं आता है, ठीक है। अब उस ड्यूरेशन में क्या होता है जब स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड एंड डाइसॉल्व्ड, उसमें कैसे फंक्शन करती हैं चीजें। पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है पावर्स टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, किसको डेलीगेट कर सकता है, टू प्रेसिडेंट या फिर एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। अब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट या फिर कोई भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी लॉज बना सकती है एंड ड्यूटी या फिर पावर्स इंपोज कर सकती है, सेंटर पे भी कर सकती है, उनके ऑफिसर्स पे भी कर सकती है एंड सेंट्रल अथॉरिटीज पे भी कर सकती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग द सैंक्शन बाय पार्लियामेंट, किस कंडीशन में, जब लोकसभा जो है इज नॉट इन सेशन। प्रेसिडेंट प्रोमलगेट भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस फॉर स्टेट गवर्नेंस जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है या फिर प्रेसिडेंट बनाते हैं या स्पेसिफाइड अथॉरिटी बनाते हैं, वो ऑपरेटिव ही रहते हैं इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, बट बाद में जब स्टेट लेजिस्लेचर आ जाती है, दोबारा से रीइंस्टेट हो जाती है, इट कैन रिपील इट, इट कैन ऑल्टर इट, इट कैन री इनैक्ट इट, बट तब तक अगर स्टेट लेजिस्लेचर आके उसको रिपील री इनैक्ट या फिर ऑल्टर ना करे तो वो ऐसे के ऐसे ही रहता है, ऑपरेटिव ही रहता है। नेशनल इमरजेंसी में कैसे 6 महीने बाद सारी चीजें इनऑपरेटिव हो जाती हैं, प्रेसिडेंट रूल के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट बट इसमें एक चीज जरूर होती है कि प्रेसिडेंट जो है ही कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन स्टेट हाई कोर्ट, या फिर वो सस्पेंड भी नहीं कर सकते प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट हाई कोर्ट, मतलब कि पावर फंक्शन स्टेटस जितना भी है स्टेट हाई कोर्ट्स का वो सेम रहता है। यूज ऑफ आर्टिकल 356 बेसिकली 1950 से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं, मोर देन 125 ओकेजन्स जहां पे आर्बिट्ररी मैनर्स में या फिर पॉलिटिकल या पर्सनल रीजंस के लिए इंपोज करी जा चुकी है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी, हालांकि इट डज नॉट होल्ड टू बी ट्रू इन टुडेस टाइम, कि आर्टिकल 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure of last resort। हालांकि ये स्टेटमेंट सच कभी हुई नहीं क्योंकि वो बेसिकली आर्बिट्रेरीली बहुत बार यूज किया जा चुका। तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन प्रेसिडेंट्स रूल, तो बेसिकली 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने कहा था कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है इन इनवोकिंग आर्टिकल 356 इट इज फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। बट ये प्रोविजन जो है डिलीट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, इंप्लाइंग कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो एप्लीकेबल है ही, उस चीज को चेक किया जा सकता है कि वो आर्बिट्रेरीली की गई थी या फिर नहीं, ठीक है। बोमई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोपोजिशन लेट डाउन किए विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स रूल, ये थे कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इट इज एप्लीकेबल, जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है उस पर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इट मस्ट बी ऑन रेलेवेंट मटेरियल, ठीक है। अगर रेलेवेंट मटेरियल पे नहीं है तो एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है इट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, अगर वो इररिलेवेंट है या फिर एक्सट्रेनियस ग्राउंड पे है या फिर मैलिफाइड है, ठीक है। अब ये चीज का बर्डन होता है सेंटर पे कि प्रूव करे कि रेलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करता था टू इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, ठीक है। अब कोर्ट जो है इट कैन नॉट गो, मतलब वो करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते रेलेवेंट मटेरियल की, एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकते, वो बस इतना चेक कर सकते हैं कि जो रेलेवेंट मटेरियल था क्या वो सच में रेलेवेंट है, उस एक्शन के लिए जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। अब अगर कोर्ट जो है प्रेसिडेंशियल रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद कोर्ट्स के पास पावर होती है टू रिस्टोर द डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया है या डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है it should be dissolved only after the parliament approves the presidential proclamation। until approval, जब तक पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है प्रेसिडेंट जो है सिर्फ सस्पेंड कर सकता है असेंबली को, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता उस प्रोक्लेमेशन को तो असेंबली जो है दोबारा रिएक्टिवेट कर जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस को चेक करना है आपने असेंबली के अंदर तो इट शुड बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अंटिल दैट इज डन
कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो अनसीटेड नहीं करी जा सकती, हटाई नहीं जा सकती। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस है कि उसके पास अभी भी मेजोरिटी है या नहीं, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही चेक होगा। पावर अंडर आर्टिकल 356 एक एक्सेप्शनल पावर है एंड शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पेशल सिचुएशंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। बेसिकली अब देखते हैं कि केसेस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज की कहाँ जस्टिफाइड है प्रेसिडेंट्स रूल लगाना, कहाँ पे नॉन जस्टिफाइड है। बेसिकली ऑन द रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस 1988, सुप्रीम कोर्ट ने बुमई केस में कहा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे 356 आर्टिकल का यूज प्रॉपरली हो सकता है एंड इम्प्रॉपरली हो सकता है। प्रॉपर यूज के केस में था जब हंग असेंबली होती है, मतलब जनरल इलेक्शंस के बाद अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पा रही है, उस केस में एप्लीकेबल हो सकता है प्रेसिडेंशियल रूल। अगर पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है डिक्लाइन कर देती है टू फॉर्म मिनिस्ट्री और गवर्नर को कोई भी कोलिजन मिनिस्ट्री नहीं मिलती जिसके पास कॉन्फिडेंस हो असेंबली में, तो अप्लाई करी जा सकती है। अगर मिनिस्ट्री जो है रिजाइन कर देती है आफ्टर इट्स डिफीट इन असेंबली एंड कोई भी अदर पार्टी, नो अदर पार्टी इज विलिंग एंड एबल टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, उस केस में अप्लाई करी जा सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इज डिसरिगार्डेड या नॉट फॉलोड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो लगाई जा सकती है। अगर इंटरनल सबवर्जन है, मतलब कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिलिबरेटली अगेंस्ट एक्ट कर रही है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वायलेंट हो रही है, तो लगाई जा सकती है ये चीज। अगर फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी होता है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विलफुली अपने मन से कह रही है कि वो डिस्चार्ज नहीं करेगी अपनी ऑब्लिगेशंस को, विच एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो लगाई जा सकती है स्टेट इमरजेंसी। इम्प्रॉपर यूज क्या होता है? इम्प्रॉपर यूज होता है कि जहां मिनिस्ट्री रिजाइन कर रही है एंड डिसमिस की जा रही है ऑन द बेसिस कि उसके पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है असेंबली में, बट गवर्नर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी को चेक ही नहीं करते, अपने आप ही बस डिसॉल्व कर देते हैं एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं, तो वो इम्प्रॉपर यूज होगा। जहां गवर्नर अलाउ ही नहीं करते मिनिस्ट्री को टू प्रूव इट्स मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, वो इम्प्रॉपर होगा। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो है डज नॉट अमाउंट टू इंटरनल सबवर्जन या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द बहुत ही वेग था, इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया फॉर आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर स्टेट को प्रायर वार्निंग नहीं दी गई है टू रेक्टिफाई इटसेल्फ एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, तो इम्प्रॉपर यूज होगा वो। ठीक है, अगर पावर इज बीइंग यूज्ड टू सॉल्व इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ रूलिंग पार्टी या फिर इररिलेवेंट पर्पसेस पे, तो इम्प्रॉपर होगा। या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है इन स्टेट्स एंड एलिगेशन ऑफ करप्शन है बट प्रूव कुछ नहीं हुआ है, तो हटा देते हैं, तो भी वो इम्प्रॉपर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ। इसके ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन अगर देखें तो इट अंडर आर्टिकल 360 एम्पावर करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि ऐसी सिचुएशन इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है या फिर एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने बेसिकली प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को इन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको कहा कि इट इज फाइनल एंड कंक्लूसिव, कि कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। ठीक है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते बेसिकली। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने डिलीट कर दिया ये प्रोविजन एंड कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल है ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब नेक्स्ट देखें इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको भी इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months। इसका और प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी का ड्यूरेशन सेम है। ठीक है, इसमें भी प्रोविजन सेम है कि लोकसभा अगर उस पीरियड में डिसॉल्व हो रखी है या इस 2 months के पीरियड में डिसॉल्व हो जाती है तो इट मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 days ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और मीनवाइल राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर देना चाहिए। ठीक है, एक बार अप्रूव हो जाए इमरजेंसी बाय बोथ द हाउसेस तो इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, मतलब ये भी नेशनल इमरजेंसी की तरह है कि अंटिल इट इज रिवोक्ड इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, मतलब कोई भी लिमिटेड पीरियड नहीं है इस चीज का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने भी लंबे समय तक चल सकती है एंड रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट रूल के केस में भी एंड नेशनल इमरजेंसी में भी रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी था हर 6 महीने में कि कॉन्टिनेंस के लिए उसकी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए रिपीट करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है,
जो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, इट मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है एंड सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट रूल का कंटिन्यूअंस पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इफेक्ट्स ये होते हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर जो है वो बढ़ जाती है एंड वो डायरेक्शंस दे सकती है टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व any canons of financial propriety as specified in the directions। मतलब वो किसी भी तरीके से बोल सकती है कि आपको फंड्स इस तरीके से यूज करने हैं, इस तरीके से नहीं यूज करने हैं, यहाँ ये चीज करनी है फाइनेंस से रिलेटेड, यहाँ ये चीज नहीं करनी है, तो वो कोई भी डायरेक्शंस ऐसी दे सकते हैं। कोई और डायरेक्शंस भी दी जा सकती है एज प्रेसिडेंट में सीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पसेस, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन दी जा सकती है जिसके अंदर रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस की जा सकती है ऑफ ऑल एंड एनी क्लास ऑफ पर्संस जो कि स्टेट के अंदर सर्व कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मनी बिल रिजर्व की जा सकते हैं, फाइनेंशियल बिल रिजर्व करे जा सकते हैं आफ्टर दे आर पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रेसिडेंट ये भी इशू कर सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज अलाउंसेस की जाए फॉर एनी या ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है उनकी भी सैलरी रिड्यूस करी जाए। प्रेसिडेंट ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं। सेंटर का बेसिकली फुल कंट्रोल होता है ओवर द स्टेट इन फाइनेंशियल मैटर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आज तक कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में। एक फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर हुई थी 1991 में, बट इमरजेंसी आज तक नहीं आई है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म अगर देखें इमरजेंसी प्रोविजंस के, तो ये कहते हैं बेसिकली कि फेडरल कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एंड यूनियन बिकम्स पावरफुल, यूनिटरी बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटर बन जाता है। बेसिकली प्रेसिडेंट तो नाम नाम का होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट वो डिक्टेटर्स बन जाते हैं इस टाइम पे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो होती है स्टेट की वो तो कहीं की नहीं रह जाती, नलिफाई हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, कोई भी राइट्स एनफोर्सेबल तो होता नहीं है कोर्ट में उस टाइम पे। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो कुछ प्रो लोग भी थे जो जिन्होंने इमरजेंसी के प्रोविजंस को काफी कमेंट किया था कि अच्छी चीज है ये। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी ने स्टेटमेंट दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आर द वेरी लाइफ एंड ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महावीर त्यागी ने कहा कि दे वर्क एज द सेफ्टी वॉल्व एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके पीवाईक्यूज। विच अमेंडमेंट रिप्लेस द इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन एज अ ग्राउंड फॉर नेशनल इमरजेंसी? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु मस्ट रिकमेंड इन राइटिंग बिफोर प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? तो बेसिकली कैबिनेट, नॉट प्राइम मिनिस्टर अलोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिकम्स कंप्लीटली यूनिटरी। फेडरल तो ऑलरेडी इंडिया है, बट इट बिकम्स कंप्लीटली यूनिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर्स मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ठीक है। If there are more laws there is less liberty, if there is no laws there is no liberty। Basically this is the correct answer। अगर कोई भी लॉ नहीं होगा तो कोई भी लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अगर लॉज है तो ही लिबर्टी का स्कोप है, फ्रीडम का स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच आर्टिकल डील्स विद सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 358 हमने डिस्कस किया था डीपली। आर्टिकल 358 एंड 359 को बेसिकली ये अदर फंडामेंटल राइट से डील करता है, जिसके अंदर क्या नहीं आते, 20 एंड 21 नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू विद रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months? 3 years की लिमिट होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू अप्रूव अ नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन कैबिनेट्स रिटन एडवाइस फॉर नेशनल इमरजेंसी? इसका भी है, ये सेफगार्ड है, तो इस सेफगार्ड किसमें थे? 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, what happens to laws made on state list during national emergency after it ceases to exist? Basically they also cease after 6 months, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट? ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ये जरूरी नहीं है कि होगा, नॉट लिखा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। रिमूवल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जरूरी है, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, ये भी जरूरी नहीं है, तो बी विल बी द आंसर 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इंडिया, ठीक है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट एक्सपिरेशन ऑफ 2 months, ठीक है, अनलेस बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ट्रू, ठीक है।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ इज इन ऑपरेशन एंड इट इज कॉम्पिटेंट फॉर प्रेसिडेंट टू इशू डायरेक्शंस फॉर रिडक्शंस ऑफ और ऑल क्लास इन विद द अफेयर्स ऑफ, बट एक्सक्लूडिंग द जजेस, नो, इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। बेसिकली आंसर इज डी। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 इमरजेंसी के प्रोविजंस कंटेन करते हैं एंड इसी के अंडर ये प्रोविजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब